हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब बढ़िया ना? देखिए बनारस, एक बात कहूँ, जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि हम हर वक्त खुश रहें। ऐसा तो मतलब मुमकिन ही नहीं है, और सच कहूँ तो ये अच्छा भी नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, तो जब तक फ्लेवर्स ना हो लाइफ में, लाइफ का मजा ही नहीं है। अच्छा बनारस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं तो नो डाउट एंड इट्स ऑब्वियस कि खुशियां और गम साथ ही साथ आएंगे। तो ये बताइए कि मर्द को दर्द नहीं होता? ये स्टेटमेंट जो है इससे कितना ताल्लुक रखते हैं आप? क्यों दर्द नहीं होता? क्यों? वो पत्थर है, उसके सीने में जो है, जो धड़क रहा है, वो पत्थर है नहीं ना, वो भी तो दिल है। और 2 आंसुओं का गिरना इस बात का सबूत है कि उन्होंने तकलीफ महसूस की। टूटने का हक तो उन्हें भी है। और बनारस, आंसुओं का जेंडर नहीं होता, आंसू तो आंसू होते हैं। मुझे इस बात से बहुत दिक्कत है। हमारे समाज में मर्दों को इस तरह बताया जाता है बचपन से ही जैसे आंसू औरत होने की निशानी है। आंसुओं का कोई जेंडर नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर कोई बेटा, भाई, दोस्त, पिता कि मर्द बन क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों? रोना तो इस बात की निशानी है कि उन्होंने कोई तकलीफ महसूस की है, उन्हें कहीं कुछ चुभा है, टूटे हैं, कुछ है उनके अंदर। और मेरा मानना है कि कोई भी फीलिंग, खुशी, गम, तकलीफ, गुस्सा, इसे हम जेंडर में थोड़ी बंद कर सकते हैं। ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बनाने वाले ने उसी मिट्टी से मर्द भी बनाए हैं और औरत भी। तो आंसुओं का जेंडर से क्या लेना देना? हम बहुत ज्यादती करते हैं अपने समाज में मर्दों के साथ, है ना? बेटा फिर पिता बनेगा, भाई का भी फर्ज निभाएगा, पति का भी, सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, अपने कंधों पे बहुत सारा वजन लेके घूमेगा, और गलती करने का हक नहीं होता उसे जैसे। क्यों? गलती तो किसी से भी हो सकती है, मर्द से भी और औरत से भी, और कोई भी टूट सकता है। तकलीफ किसी को भी हो सकती है। तो जब औरत के लिए आंसू बहाना माफ है, हम उसे गलत नहीं गिनते, तो मर्दों के लिए ऐसा क्यों कोई मर्द 2 आंसू नहीं बहा सकता? उसे इस प्रेशर में क्यों जीना पड़ता है कि वो मर्द है और मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता? कितना गलत है ये। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्द आंसू बहा देते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि वो तकलीफ महसूस कर पाते हैं। दुख होना, टूटना, औरतें तो बचपन से ही तकलीफ के साथ जिंदगी जीती हैं। फिजिकली हो, मेंटली हो, अपने अंदर से एक जिंदगी को जन्म देने की तकलीफ हो। अगर मर्द भी अपनी तकलीफों के अनुसार रो पाएं, कह पाएं कि वो चाहते हैं कि किसी का साथ हो, उन्हें कंधों पे बहुत वजन लग रहा है, तो उसमें क्या गलत है? उन्हें भी साथ की जरूरत हो सकती है, प्यार की जरूरत हो सकती है, और मर्दों को आंसू बहाना अलाउड होना चाहिए। आंसुओं को जेंडर में तौलना बंद कर दीजिए। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 22 जुलाई 2023 और दिन है आज शनिवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज, और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। अपने शहर बनारस के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की सफाई, सुरक्षा और श्रीग दर्शन समेत अन्य सुविधाओं का अध्ययन किया। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में 11 जुलाई से शुरू किए गए अवंतिका द्वार से स्थानीय लोगों के प्रवेश की व्यवस्था को काशी विश्वनाथ धाम में भी लागू करने पर मंथन किया गया है। इसके साथ ही एमवी राजमहल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी आएगा। इसका विस्तृत स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। क्रूज आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस है। विदेशी पर्यटक इसका लुत्फ उठाने आ रहे हैं। यही क्रूज 23 अगस्त को मिर्जापुर के चुनार जाएगा और इसी दिन लौटकर वाराणसी भी आ जाएगा। जो पर्यटक लौटेंगे वो फ्लाइट के जरिए अपने अपने देश चले जाएंगे। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही क्रूज की आवाजाही तेज होने वाली है। एमवी राजमहल 32 पर्यटकों के साथ
6 अगस्त को कोलकाता से रवाना होगा। ये क्रूज काशी में मौजूद विदेशी पर्यटकों का दूसरा दल क्रूज पर सवार होगा। ये क्रूज 16 दिन बाद यानी 22 अगस्त को वाराणसी के राजघाट पर लंगर डालेगा। इसके बाद काशी में मौजूद विदेशी पर्यटकों का दूसरा दल क्रूज पर सवार होगा। 25 अगस्त को क्रूज पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंग जमेगा। 26 अगस्त को क्रूज दोबारा चुनार जाएगा। पर्यटक मिर्जापुर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को देखेंगे, स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री बीएड की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। विश्वविद्यालय की ओर से 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस पर संपर्क करके अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्री प्रथम खंड 2022 से 24, द्वितीय खंड 2021 से 23 और वर्ष 2023 की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। इसमें संस्थागत छात्र के साथ भूतपूर्व बैक पेपर, श्रेणी सुधार परीक्षा और सत्र 2020 से 22 के शिक्षा शास्त्री द्वितीय खंड के भूतपूर्व छात्र एवं बैक पेपर श्रेणी सुधार के लिए आवेदन करने वाले छात्र भी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधाकर मिश्रा जी ने बताया कि शिक्षा शास्त्री के सभी परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिकी विकास प्राधिकरण यूपीईआईडीए के ट्विटर हैंडल ने कल गुरुवार को गोरखपुर लिंक्स एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की तस्वीरें शेयर कर लिखा कि उत्तर प्रदेश बन रहा है एक्सप्रेस प्रदेश। यूपीईआईडीए ने लिखा कि इसके बनने से गोरखपुर के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का 75% काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इसरो ने देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसरो के मुताबिक ये सर्विस मॉड्यूल ऑर्बिटल मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने, स्थापित करने और घूमने में मदद करने में सक्षम है। गगनयान मिशन 3 के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज दोपहर करीब 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए शहर के मेयर अशोक तिवारी जी पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो जी ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 22nd of July। यह 1999 में एमएसएन मैसेंजर का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। 2009 में एक सूर्य ग्रहण इतिहास में सबसे लंबा यानी 6 मिनट और 38 सेकंड तक चला एशिया और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर। 2010 में महानतम गेंदबाज श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 800 विकेट का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही 2012 में भारत ने प्रणब मुखर्जी को अपना नया राष्ट्रपति चुना और वो भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। इसके अलावा आज ही के दिन साल 1923 में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है वो दिन जब तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया था। आज ही के दिन साल 1947 में ये कार्य किया गया था। तो सभी को नेशनल फ्लैग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज ही के दिन साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, देखिए बनारसी हथकरघा रेशम कला एक प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है। हजारों वर्षों से यहाँ के बुनकरों ने बनारसी बुनकारी की मूल परंपरा को जीवित रखते हुए इसमें बहुत से प्रयोग भी किए हैं। तो ऐसे में आज मैं आपसे मुखातिब कराने जा रही हूँ अपने शहर बनारस के हैंडलूम इनोवेटर। जी हाँ, इनका ये काम बनारसी बुनाई में उनके परिवार की 7 पीढ़ियों की विशेषज्ञता की बात करता है। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान मोहर्रम अली जी से। मैं मोहर्रम अली बनारसी बुनकर लेखन के क्षेत्र में हशम तुराबी के नाम से जाना जाता हूँ। बनारसी बुनाई यानी सिल्क और जरी के साथ हथकरघा पर बुनाई मतलब हैंडलूम से बुनाई। देश दुनिया में तमाम जगहों पर अलग अलग तरीकों के हथकरघा पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बुने जाते हैं। उन तमाम बुनाई के दरमियान बनारसी बुनाई में एक खास तरीके की नफासत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे तमाम तरह के धागों में एक धागा है जिसे रेशम कहते हैं, जिसकी नफासत का कोई जवाब नहीं। बनारसी हथकरघा पर बुनाई कब शुरू हुई इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं, पर इतना जरूर है कि महात्मा बुद्ध जी भी बनारसी वस्त्र धारण किए थे। सिल्क उत्पादक कीड़े के कोकून से
सिल्क प्राप्त करके उससे धागा बनाने की मशीनी प्रक्रिया शुरू होती है। कच्चा रेशम कड़ा होता है। कास्टिक और सनलाइट साबुन का घोल बनाकर गर्म कर उसमें कच्चे रेशम को डालने से सिल्क का स्टार्च उतर जाता है और कच्चा सिल्क सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को डिगमिंग या खराई कहते हैं। इसमें रेशम की असली तौल घट जाती है, यानी 1 किलो रेशम खराई के बाद 750 ग्राम ही बचता है। डिगमिंग या खराई के बाद रेशम की रंगाई की जाती है। रंगाई के बाद फेराई परेता पर होती है। फिर परेता से नरी या ढोटा पर भराई की जाती है। भराई के बाद वह नरी या ढोटा ढरकी पर चढ़ाया जाता है। ढरकी से की जाती है प्लेन कपड़े की बुनाई। डिजाइन के लिए हथकरघा पर लगे जकार्ड मशीन पर ग्राफ की मदद से छेद किए हुए पंच कार्ड लगा दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से वस्त्र या साड़ी पर बुनाई के साथ डिजाइन भी बनती जाती है। ये थी बनारसी बुनाई की बुनियादी बातें। 7 पुश्तों से बुनकरी कर रहे बुनकर खानदान में पला बड़ा। मैं बचपन से अपने हर तरफ बनारसी बुनाई को अपनी रगों में खून की तरह पाया। 5 साल की उम्र से हथकरघा से जुड़ा। 14 साल की उम्र में करघा पर बुनाई शुरू की। मैंने पाया बनारसी हैंडलूम जकार्ड लगभग 2.5 फीट लंबाई का होता है। इसमें बहुत सारी अतिरिक्त जगहें हैं। उन अतिरिक्त जगहों को हटाते हुए मैंने एक नया जकार्ड बनाया। इस जकार्ड की ऊंचाई केवल 12 इंच है। इसके साथ एक बहुत छोटा फोल्डिंग और पोर्टेबल हैंडलूम बनाया, जिस पर 12 इंच वाला अपना नया जकार्ड लगाया, जिसकी क्षमता उतनी ही है जितनी बड़े पारंपरिक 2.5 फीट वाले जकार्ड की है। मेरे नए जकार्ड हैंडलूम पर वही सारे डिजाइन तैयार कर सकते हैं जो बड़े जकार्ड पर हो सकते हैं। इस इनोवेशन यानी आविष्कार के लिए मैंने भारत सरकार के पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए अप्लाई किया और मुझे पेटेंट हासिल हुआ। मेरे इस पेटेंट को भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से 2013-14 का टाइफैक अवार्ड मिला, जो किसी भी बनारसी बुनकर के लिए सर्वप्रथम पेटेंट और अवार्ड है। वर्तमान में बनारसी बुनकरी की समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। बहुत सारी परेशानियां हैं, पर हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहना है। मेरी कोशिश है ग्राहकों को बिचौलियों द्वारा निर्धारित दुगुने तिगुने दामों से बचाकर बनारसी वाजिब मूल्य पर उपलब्ध करा पाऊं। मेरा सपना है बनारस में एक नायाब तरीके का सिल्क म्यूजियम बने, जो आकर्षण का केंद्र भी हो और बनारसी के खरीदार उससे कपड़ों की बारीकी समझें और लाभान्वित भी हों। शुक्रिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बनारस देखिए, हमारे काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सावन के महीने में ये तादाद और बढ़ जाती है। इसे देखते हुए मंदिर परिसर और बाहरी हिस्सों में सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। तो भाई अब लेजर शो के जरिए श्रद्धालुओं को नव्य दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का एहसास कराया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। लेजर शो के जरिए अब महादेव की अद्भुत छटा दिखाई जाएगी। अधिमास के पहले दिन गंगा द्वार से प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का मन लेजर शो की चमक ने मोह लिया। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पहले जर्मन हैंगर लगवाए गए, रेड कारपेट बिछाई गई, मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया।
गर्मी से निजात दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। और अब तो लेजर शो के जरिए श्रद्धालुओं को नव्य, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का एहसास कराया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी ने बताया कि धाम के सभी द्वारों पर लेजर शो होगा। सावन के अधिमास में पंचक्रोशी यात्रा बीते मंगलवार को मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर शुरू हुई। काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर श्रद्धालुओं का जत्था कंदवा स्थित कर्दमेश्वर महादेव के दर्शन के लिए रवाना हुआ। पंचक्रोशी यात्रा के श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग के 5 पड़ाव कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारा होते हुए मणिकर्णिका पहुंचकर संकल्प पूरा करते हैं। ये यात्रा सावन के अलावा शिवरात्रि और अधिमास में की जाती है। स्कंद पुराण में यात्राओं के महत्व का उल्लेख मिलता है। अधिमास में श्रावण मास जुड़ जाने पर पंचक्रोशी यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जिसे भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर विराजमान किया है। इस मास में पंचक्रोशी परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बनारस बता दूं आपको कि इस लेजर शो में काशी के महत्व के साथ ही शिव जी के बारे में भक्तों को जानकारी दी जाएगी। इस लाइट एंड लेजर शो के शुरू होने के बाद 84 घाटों की श्रृंखला में ये घाट अलग ही कलेवर में नजर आएगा। रंग बिरंगी रोशनी की छटा इसे और खूबसूरत बनाएगी और श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित भी करेगी। तो तैयार रहिए बदलती काशी के नए रूप से रूबरू होने के लिए। तो बस बनारस आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि सेल्फलेस चीजें करने से ना बहुत सुकून मिलता है। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय एंड हैप्पी वीकेंड।